हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और एक नए माइंड मैप में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये माइंड मैप होने वाला है बेटा रे ऑप्टिक्स का। यहां पे सर मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर नहीं किया, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो चीजें हैं वो मैंने कवर नहीं किए। तो आपका होमवर्क है, स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि सेशन में सारे चीजें मिलेंगे, लेकिन जो उसका पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो आपको खुद से करना पड़ेगा। इतना मेरी बात मानोगे तो लेक्चर देख सकते हो, स्टार्टिंग से सारा कंटेंट क्लियर है एक्सेप्ट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट। तो बिना टाइम पास के बेटा चालू करते हैं रे ऑप्टिक्स का। ये बेटा सबसे बड़ा चैप्टर है इन योर क्लास 12th फिजिक्स का, सबसे बड़ा चैप्टर है। इसको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा बेटा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब यहां पे लाइट आती है, प्लेन पे गिरती है और रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। यानी जो ये एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, उसको अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्ट करके जाता है उसको अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड यहां पे अल्फा बीटा क्या लिखा है सर? 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू बेटा 90 माइनस आर, क्योंकि यहां पे आर और आई ऐसे ही इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी बेटा इक्वल होने वाले हैं। डिविएशन का इसमें क्या मतलब है बेटा? इधर डिविएशन का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे प्लेन मतलब यहाँ पे मैंने मिरर लगाया है, लाइट ऐसी आ रही है तो ऐसे ही जाना चाहिए था। अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन उसने थोड़ा डिविएशन दिखा दिया। वो डिविएशन कितना होगा बेटा? 180 माइनस 2i का डिविएशन मिलेगा। यस सर। तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। बेटा ये एक ही प्लेन में होते हैं। ये सपोज एक प्लेन है, वो एक ही प्लेन में बेटा अपने को दिखने मिलने वाले हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यस सर, ओके। और ये सेकंड पॉइंट होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायरेक्टली पूछ सकता है, 10th में भी पढ़ा था ये। इमेज फॉर्मेशन बाय बेटा प्लेन मिरर, सर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन असर्शन रीजन में इसके सवाल बन सकते हैं। यहां पे क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक प्लेन मिरर ले लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा इमेज डिस्टेंस के एकदम इक्वल होगी। असर्शन रीजन में वो क्या पूछता है सर? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, प्लेन मिरर होगा तो, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है ना वो बेटा रियल इमेज बनेगा। ये दो चीजें बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को बेटा ध्यान से पढ़ के जाना। इन चीजों को बेटा ध्यान से पढ़ के जाना। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बेटा जो हाइट इधर रखी है, सपोज ऐसी हाइट में रखता हूं तो यहां पे भी ऐसी ही हाइट बनेगी, ऐसी ही हाइट बनेगी, ऐसी। यानी कि हाइट ऑफ इमेज बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली इक्वल आता है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि जो एम्बुलेंस पे लिखा होता है वो लैटरली इन्वर्टेड अपन पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगा जाता है, इसलिए लैटरली इन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बेटा बात होती है प्लेन मिरर की। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया बेटा कर्व्ड मिरर में कैसे सर रिफ्लेक्शन होता है वो एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे बेटा दो टाइप्स के मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर है बेटा कन्वर्जिंग मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर है बेटा डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डाइवर्जिंग है, ये बेटा अपना कन्वर्जिंग मिरर है। यस सर। फोकल लेंथ बेटा कॉनकेव का हमेशा याद रखना, कहां पे भी हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, यहां पे उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आने वाला है। रियल ऑब्जेक्ट बेटा यू को अपन नेगेटिव करते हैं, साइन कन्वेंशन एक बार बता देता हूं। सपोज बेटा मेरा हाथ प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ऊपर जो चीजें होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इसके नीचे जो चीजें होंगे वो नेगेटिव होंगे। यहां पे सपोज यहां से इंसिडेंट रे जा रही है तो इंसिडेंट रे के अलोंग बेटा सारे चीजें पॉजिटिव होंगे और उसके पीछे वाले सारे चीजें नेगेटिव होंगे, और सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल और द ऑप्टिकल सेंटर से अपन डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। तो ये चीजें हो जाती है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर बेटा वर्चुअल
इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है, ये इसकी खूबसूरती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो बेटा हर एक कॉन्वेक्स जो लेंस है या मिरर है उसका फोकल लेंथ हमेशा बेटा पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है, पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। रियल ऑब्जेक्ट का बेटा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बेटा कंफ्यूजिंग पोर्शन है कि बच्चों को लगता है कॉन्वेक्स मिरर है ना वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि हर केस में कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ऐसा किन किन लोगों को लगता था बेटा, बताना जल्दी। किन किन लोगों को लगता था सर कॉन्वेक्स मिरर है ना वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा? इसका आंसर बेटा बिल्कुल गलत है। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या रियल इमेज बना सकता है। मैंने यहां पे लिखा है यस वो रियल इमेज बना सकता है, और वीओ मैंने लिखा है। वीओ का मैं क्या मतलब है यहाँ पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तभी बेटा कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म कर सकता है। यानी कि मेरा पॉइंट ठीक से नोट करना, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये हो गया बेटा मिरर्स की बात। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 2f होता है, यानी कि f इज इक्वल्स टू r/2। इसका छोटा सा डेरिवेशन है एनसीईआरटी से, देखा जा सकता है। यस सर। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने मिरर फॉर्मूला बताया है, मिरर इक्वेशन बताई है। ये मिरर इक्वेशन क्या कहती है बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको बेटा साइन के साथ पुट करना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों का रे ऑप्टिक्स अच्छा होता है लेकिन साइन के कारण वो सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन पे बेटा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में। यस सर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि माइनस ऑफ v बाय u। ये जो फॉर्मूलाज दिए ना बेटा, f बाय f माइनस u इज इक्वल्स टू f माइनस v बाय f, ये बेटा याद करना चाहते हो तो ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सवाल फास्ट होंगे। अगर डायरेक्ट u दे देता ना वो और फोकल लेंथ अपने को मालूम है ना, तो अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें याद करना है तो ये तो श्योरली याद करो ये वाला, लेकिन नीचे वाला बेटा जो फास्ट करना चाहते हैं वो याद रख सकते हैं। यहां पे बेटा मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट बता दो। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है उसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनी है और वो इरेक्ट बनी है, वर्चुअल या इरेक्ट इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव आता है तो रियल इमेज बनी होंगी, यानी इन्वर्टेड इमेज बनी होंगी। अगर मैग्निफिकेशन बेटा 1 से कम आता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, अगर वो 1 से ज्यादा आता है तो बेटा यहां पे मैग्निफाइड इमेज देखने को मिलने वाली है। ये बेटा केसेस मैंने मिरर्स के लिए लिखा है क्योंकि यहां पे सिमेट्री ऑब्जर्व होने वाली है, जो मैं दिखाऊंगा बाद में। केसेस बेटा कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, पोजीशन ऑफ u वर्सेस पोजीशन ऑफ v का अपन ने यहां पे बेटा टेबल बनाया है। अगर इंफिनिटी से कोई भी रेस पैरेलल आती है, पैराक्सियल रेस आती है, तो वो फोकस की तरफ डायरेक्टली कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, ये याद रखना। बियॉन्ड सी में जब भी जाता हूं बेटा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी जाता हूं तभी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बेटा बीच में इमेज बेटा अपने को देखने को मिलने वाली है, जिसका मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है और वो नेगेटिव होता है, यानी कि रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट केस मैंने हाईलाइट क्यों किया है सर, क्योंकि यहां से वो कहां ना कहां सवाल बनाने की कोशिश करेगा। एट सी पे जब भी अपन u रखते हैं तो इमेज भी बेटा एट सी पे बनेगी, उसका साइज एग्जैक्टली सेम होगा, बस वो इन्वर्टेड होगी, यानी उसका मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 आया है। यानी बोर्ड में कौन से भी सेट में ऐसा सवाल मिला कि मैग्निफिकेशन -1 आ रही है तो कौन सा केस है, तो ये केस सबको याद होना चाहिए। बिटवीन फोकस एंड, ध्यान से सुनना बेटा, बिटवीन फोकस, ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में है, तो बेटा उस इसके पीछे इमेज आएगी। यानी ये सपोज मिरर है अपना, तो इस यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बेटा इसके पीछे आएगी और वो बड़ी इमेज आएगी, यानी उसका मैग्निफिकेशन -1 से ज्यादा होगा, यानी वो मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। अगर बेटा डायरेक्टली फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बेटा डायरेक्टली इंफिनिटी पे इमेज बनने वाली है और इसका मैग्निफिकेशन कई गुना ज्यादा आता है। ये केस मैंने अगेन
बॉक्स में बंद किया है क्योंकि इससे सवाल पूछ सकता है कि इसका यूज बहुत जगह पे है। बिटवीन एफ और पोल के बीच में, सपोज ये बेटा पोल है अपना और ये बेटा फोकस है, तो इसके बीच में जब भी मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो यहाँ पे बेटा मुझे वर्चुअल इमेज मिलने वाली है जो कि मैग्नीफाइड होती है और वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी ये मिरर है तो इसके उस साइड को वो इमेज देखने को मिलने वाली है। यस सर, यस सर। कॉन्केव मिरर हो गया सर, कंप्लीट है, बहुत शानदार। कॉन्वेक्स मिरर एकदम छोटू सा है, 2 पॉइंट्स है इसमें, इसलिए यहां पे वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको पूछना है तो कॉन्केव का ही पूछेगा, नहीं तो ये वाला सवाल पूछेगा जो मैंने असर्शन रीजन वाला बताया है। यस सर, यहां पे सिंपल है बेटा, पोजीशन ऑफ यू अगर इंफिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ v वो फोकस पे आएगा और मैग्निफिकेशन बेटा इसकी लेस देन 1 होगी, यानी कि डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बिटवीन इंफिनिटी एंड फोकस पे जब भी मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो बेटा फोकस और पोल के बीच में इमेज बनने वाली है जो कि डिमिनिश्ड होने वाली है लेकिन वर्चुअल होने वाली है। यहां पे बेटा ऑलवेज वर्चुअल लिखा है, ये ऑलवेज वर्चुअल कभी सही है कौन बताएगा मुझे? अगर बेटा रियल ऑब्जेक्ट हो तो ही ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो केस आएगा वो ही डिसाइड करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो बेटा रियल इमेज बनने वाली है, इसलिए इस चीज को हमेशा याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन रूम में। यस सर, ये सारी चीजें मैंने बता दिए। रिफ्रैक्शन के पोर्शन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन सर अपना क्रिस्टल क्लियर हो रहा है क्या? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है क्या? रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है। यानी सर यहां पे एयर से वाटर में सपोज में जा रहा था तो लाइट का बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अगर मैं उल्टा केस देखता हूं यानी मैं वाटर से एयर में जाता हूं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का बेंड होगा। ये भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। यहां पे स्नेल्स लॉ पे बेटा वो सवाल पूछ सकता है। ये स्नेल्स लॉ एकदम बचपन से 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है बेटा? ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1 लैम्डा1 बाय लैम्डा2 v1 बाय v2। v यहां पे क्या है बेटा? स्पीड है। तो ये रिलेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बोल रहा हूं ये रिलेशन सबको जुबानी याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेटा रिफ्रैक्शन को हमने यहां पे ही खत्म कर दिया, लेकिन मैं और केसेस डिस्कस करने वाला हूं। सपोज बेटा एकदम फील लेके पढ़ते हैं इस टॉपिक को, टाइम जाने दो बेटा। रे ऑप्टिक्स सबका फियर होता है, इस फियर को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज बेटा ध्यान से समझना, सपोज बेटा अपन पानी में देख रहे हो, सपोज मैंने पानी में कॉइन डाला और मैं कॉइन ढूंढ रहा हूं तो कॉइन मुझे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसका रीजन क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन है। इसका रीजन है रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के कारण मुझे कॉइन की जो पोजीशन है रियल पोजीशन से थोड़ी उठी हुई पोजीशन नजर आती है। तो उसको इसमें अपन एपरेंट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं बाय रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का या जिसी भी मीडियम में डाला है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट केस है कि कोई फिश एक चील को देख रही है जो हवा में उड़ रही है तो उसे नजर आएगा कि जो चील है वो थोड़ी दूर है, यानी वो थोड़ी दूर नजर आ रही है, यानी रियल पोजीशन से थोड़ी ऊपर की तरफ दिख रही है। तो इसका भी केस रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसमें एपरेंट हाइट को डायरेक्टली अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो केसेस लिखे नहीं है लेकिन एनसीईआरटी से एक बार पढ़ सकते हो। यस, टीआरआर का बेटा यहां पे बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने मेरे एस स्टार यहां पे लिख दिया है क्योंकि बेटा ये बोर्ड में बेटा वो पूछ सकता है यहां पे इस चीज को। यहां पे इसका मतलब क्या है बेटा? बेटा यहां पे टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसके कंडीशंस पहले वो पूछ सकता है। तो दो कंडीशंस है, डेंसर टू रेयरर में ही बेटा हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर रेयरर टू डेंसर की बात करोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये पहली कंडीशन है। ऐसे लिख के आओगे बोर्ड्स में। यस सर, साइन आई को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 बाय म्यू कर सकते हैं।
ज्यादा केसेस में इससे सवाल हिल जाएंगे 1/μ करके, लेकिन अपन ने इसके लिए कंसेप्ट बनाया सर, साइन आईसी को म्यू छोटा बाय बड़ा करके डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। म्यू छोटा बाय बड़ा से डायरेक्ट सॉल्व होगा। इसका बेटा एप्लीकेशन किस में होता है? ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे भी बेटा एस स्टार में लगा रहा हूं क्योंकि बेटा यहां से सवाल वो पूछ सकता है, यहां से सवाल वो पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स में उन्होंने डायग्रामेटिक सवाल पूछा था कि कोर और क्लैडिंग के बीच में हमें डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो कि कौन सा फिनोमेना यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो फिनोमेना का नाम होगा बेटा TIR एंड म्यू कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये ट्रांसमिशन में मदद करता है, सिग्नल्स के ट्रांसमिशन को। डायमंड के चमकने का बेटा रीजन, डायमंड क्यों चमकता है बेटा, उसका रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल 22.4 के रेंज में होता है, इसलिए ज्यादा लाइट अंदर ही पाई जाती है, इसलिए वो चमकता हुआ नजर आता है। यस सर, यस बेटा। प्रिज्म को भी एस स्टार मार्क करना ना भूलना, बिकॉज प्रिज्म से 2-3 सवाल 2023 और 2024 के बीच में ही 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। इसका डेरिवेशन करना एकदम नेसेसरी है, डेरिवेशन करना बेटा एकदम नेसेसरी है। प्रिज्म का बेटा क्या है? डेल इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस का ए, ये फॉर्मूला को डिराइव करने पूछ सकता है। मिनिमम के केस में 2i माइनस ए हो जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू ए हो जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के केस में। और एक और चीज बता सकता है, वो यहाँ पे बता देता हूँ कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के केस में है ना, ये बेटा ऐसे कुछ रेज आने वाली है, ऐसे कुछ रेज आती है, यानी ये 2 रे एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, यानी प्रिज्म के जो बेस का सब्सटेंस है ना, वो और ये रे पैरेलल देखने को मिलती है इन केस ऑफ बेटा मिनिमम डिविएशन। इसका ये फॉर्मूला है ना, उसको डिराइव करने को पूछ सकता है। ये डायरेक्टली इसको कैसे डिराइव करना है, स्नेल्स लॉ लगा सकते हो तुम। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे और इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, ये आंसर बेटा आपको मिल जाएगा। ये हो गया सर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर। यहाँ पे बेटा एस स्टार फिर से लगाना है, क्यों सर? यहाँ पे डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड यहां से बेटा प्रॉब्लम्स भी फंसने के चांसेस है। इसका मैंने क्या कंसेप्ट दिया है बेटा, क्या कंसेप्ट दिया, ध्यान से देखना कि बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल्स टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। इसका सिंपल मतलब क्या है बेटा? सपोज यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे शेल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां चीज जा रही है, तो यहाँ पे सपोज अपना इमेज बन रहा है, तो इमेज में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर को पुट करेंगे। इसको बेटा साइन के साथ पुट करना बहुत अनिवार्य है, साइन इसमें मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस सर, यस सर। अभी बेटा यहाँ पे एक लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा है, इसने लेंस मेकर फॉर्मूला अपन ने लिखा है, वो फॉर्मूला बेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला में वो सवाल मैं दे दूंगा तुम्हें कैसे पूछ सकता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क करना, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। सपोज अभी यहाँ पे वो सवाल क्या पूछेगा कि एक मैजिशियन था, ध्यान से सुनना बेटा सवाल, एक मैजिशियन था, उसने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया 1.51 और उसने उसको लिक्विड में एक पटक दिया, लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड में डाला वो एकदम गायब हो गया लेंस। यानी कि आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए बताइए सरकार बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो मालूम है, लेकिन लिक्विड का तो दिया नहीं है और गायब हो जाता है। इसका सिंपल इतना ही मीनिंग है, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी कि इसका आंसर होगा 1.51 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। उसके कारण क्या फिनोमेना होगा, उसके कारण बेटा यहां पे ध्यान से देखना, ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी 1 बाय फोकल लेंथ का टर्म 0 हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी, यानी पावर 0 हो जाएगी। ये भी रिलेशन अपन लगा सकते हैं। लेकिन जब भी मैं बोलूंगा कि सपोज फोकल लेंथ, ध्यान से सुनना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा है मीडियम से, तो उसका नॉर्मल नेचर रहेगा। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है तो वो
कन्वर्जिंग होगा, और सपोज ये बेटा कॉनकेव लेंस है तो ये डाइवर्जिंग होगा। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, सवाल कहां पे पूछेगा, सपोज सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे इसका नेचर उल्टा हो जाएगा, यानी जो कॉनकेव था वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी कॉनकेव कन्वर्जिंग करेगा और कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग करेगा अगर सराउंडिंग का ज्यादा हो जाता है लेंस के कंपैरिजन में। अगर दोनों सर इक्वल हो गए तो क्या होगा, अबे बालक पहले ही आपको बता दिया था, अगर दोनों इक्वल होंगे तो गायब हो जाएगा, यानी मैजिक शो आपके सामने प्रस्तुत एग्जामिनर कर देगा। यस सर, यस, मजा आ रहा है एकदम। यहां पे बेटा इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में जैसा होता है वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस में होता है, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम खर्च नहीं किया। जो कॉनकेव मिरर में होगा वही कॉन्वेक्स लेंस में होगा, ये याद करना जरूरी है, और उसके केसेस आप खुद से बना के देख सकते हो। यहां पे बस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या आ जाएगा, कौन बताएगा, 2f का टर्म आ जाएगा। यस, 2f का टर्म आ जाएगा। यस, यहां पे लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, ये फॉर्मूला छोटा लिखा है मैंने, ये देखना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। ये बेटा इसमें, इस चीज में और मिरर के फॉर्मूला में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे प्लस की साइन है, यहां पे माइनस की साइन है, यहां पे मैग्निफिकेशन में माइनस की साइन है, यहां पे पॉजिटिव साइन है। याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे बेटा। ये माइंड मैप मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बेटा बोर्ड्स में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी रिवाइज हो सके और तुम्हें बड़े बड़े लेक्चर्स देखना अवॉइड करना है इस सीरीज में। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े तो देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इससे क्रक्स कंटेंट आपके सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। यस सर, मैंने क्या बोला, कॉन्वेक्स जो भी चीज है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर का एंड कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, वाइल कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, यानी कि कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बिहेव करता है। यही तो बेटा सिमेट्रिसिटी होती है, फिजिक्स की खास बात है कि सिमेट्रिकल रिलेशंस अपने को देखने को मिलते हैं। यहां पे बेटा छोटे से मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट से बेटा 10 सवाल बनने के चांसेस होते हैं। अराउंड 10 पेपर्स में इससे सवाल पूछे जा चुके हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन, इससे ज्यादा पूछ सकता है वो। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ 1/f के इक्वल होता है। f अगर अपन ने मीटर में लिया है तो ये कंडीशन वर्क करेगी, सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 से ऊपर 100 डाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या होती है सर, डायोप्टर होती है, यानी मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आती है। यस सर, 1/f इज इक्वल्स टू बेटा 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2। यहां पे केस मैंने मेंशन नहीं किया, मैं भूल चुका हूं बेटा, माफ करना। यहां पे सपोज, यहां पे ध्यान से देखना, ये एक सपोज बेटा अपनी लेंस है, उसको मैं ऐसे कट करूंगा, उसको मैं ऐसे कट करूंगा तो बेटा इसका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा और इसकी पावर f/p/2 हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये सपोज अपना एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैं यहां से कट करता हूं ना तो एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा और एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर, 2f हो जाएगा और पावर p/2 हो जाएगी। लेकिन बेटा यही केस को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, यानी पहले f था तो बाद में भी f रहेगा, पहले पावर p थी तो बाद में भी p रहेगी। ये चीजें इतने इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं इस वीडियो में कि बेटा यहां से ही मेरे इस माइंड मैप से ही बेटा 2-3 क्वेश्चन कहाँ ही नहीं गए बोर्ड एग्जाम में। यस, ये हो गया पावर। यहां पे एक ऐड कर सकते हो बेटा, मैग्निफिकेशन जो इक्विवेलेंट होती है ना वो m1 इंटू m2 होती है, ये जगह कम है, m1 इंटू m2 होती है, ये मैग्निफिकेशन बेटा ऐड कर सकते हो। मैंने छोटे जगह पे लिख रहा है, इसके बोर्ड की अवस्था पे मैं हंस रहा हूं कि बेटा छोटे जगह पे मुझे लिखना पड़ रहा है। यस सर, बेटा सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले मैंने कवर करवा दिए हैं, A to Z पॉइंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला वादा रखोगे, पिंकी प्रॉमिस करोगे क्या, कंप्लीट कर देंगे सर, ये लेक्चर देखेंगे और सीधा टेक्स्ट बुक से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी डेरिवेशंस कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लिख देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कैसग्रेन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सब पढ़ दे जाएंगे और इतने मोटिवेशन से जाएंगे सर आपको देखने के बाद कि पूरा फिजिक्स का पेपर धुआं धुआं करने वाले हैं।
सेट 1 में जो भी अलाना फलाना चीजें आएगी, सेट 2 में जो भी डिफिकल्ट चीजें आएगी, सब डिफिकल्ट चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पी का पेपर ट्रिकी बना है, वैसे कितना भी हार्ड फिजिक्स का पेपर होने दो, अपन फोड़ के आने वाले हैं 21 को बेटा अपन फोड़ के आने वाले हैं। तो और माइंड मैप में प्लान करने वाला हूं, न्यूक्लियाई का माइंड मैप आएगा एंड सेमीकंडक्टर्स का माइंड मैप आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा अगले माइंड मैप के लिए। और जो भी बेटा सपोर्ट कर रहे हैं और जोर से अपना सपोर्ट दिखाओ कि बेटा मैं एकदम 4 चांद लगा दूं इस प्लेटफॉर्म पे और तुम्हें और ऐसे मजेदार वे में पढ़ाने की कोशिश करूं। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। कीप वॉचिंग एंड लव यू ऑल।